नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम फिजिक्स में देखेंगे ह्यूमन आइज़ को। तो मानव नेत्र जो है आपके टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और इस एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक बार पहले हम ह्यूमन आई को जो है देख लेते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण भागों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका लेंस दे रखा है। तो इसको बोलते क्या हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। फिर दूसरा क्या दे रखा है, एक्यूअस ह्यूमर। तो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्यूअस ह्यूमर दे रखा है। प्यूपिल, यहाँ पे ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और कॉर्निया क्या आपका, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। जब किसी को मानव का जो नेत्र होता है डोनेट किया जाता है तो वो कॉर्निया वाला हिस्सा ही उसको डोनेट किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, विट्रस ह्यूमर, यानी कि इसको यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है इसके बीच में मानव के नेत्र में, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये आपका क्या होगा, ऑप्टिक नर्व हो गया। और फिर यहाँ पे क्या होता है आपका रेटिना। तो ये सब तो आप पढ़ ही चुके होंगे, ये बस आपको याद दिलाने की जरूरत थी। और यहाँ पे दे रखी है सिलियरी मसल्स होती हैं, ये होती हैं सिलियरी मसल्स। इसी से जो है लेंस जो होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कम और ज़्यादा होती है। यानी कि ये हमारी जो फोकस होता है उसको जो एडजस्ट करने में ये मदद करता है। तो चलिए अब एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में हमने देख लिया, एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं इनको। तो हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी में ले रखा है यहाँ पे क्रिस्टल लेंस हो गया, फिर नेत्रोद हो गया यहाँ पर, फिर पुतली हो गया आपको जिसको प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद क्या हो गया, परितारिका, इसको वहाँ पे क्या बोले देखा था हमने, आइरिस होता है ना ये, तो परितारिका बोलते हैं, ये आइरिस हो गया। फिर सूक्ष्म मंडल, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो थोड़ा हिंदी अजीब है तो आप इंग्लिश में याद करिएगा। सूक्ष्म मंडल ये हो गया आपका कॉर्निया हो गया। काचाभ द्रव, काचाभ द्रव जो होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है। और यहाँ पे दृक तंत्रिका लिख रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिक नर्व हो गए। यहीं पर जो है इसी के माध्यम से जो है माइंड जो है चीज़ों को पढ़ता है कि कौन सी इमेज बन रही है। फिर ये दृष्टि पटल हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया, पक्षमाभि पेशियाँ, यानी कि जो सिलरी मसल्स होते हैं उनको दिखाएगा। ये क्या है आपकी सिलरी मसल्स हो गई। तो ये हमने एक बार चित्र के माध्यम से देख लिया है। अब इसको हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु यही लिखा हुआ है, जो मानव नेत्र है वो क्या है, एक कैमरे की तरह जो है, उसी की जैसे कैमरा में एक लेंस होता है, लेंस के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है और फिल्म पर जो है फोटो क्रिएट करता है, ऐसे ही है मानव नेत्र में भी जो क्या है, लेंस के माध्यम से जो है प्रकाश जाता है और रेटिना के ऊपर जो क्या बनता है, आपका चित्र बनता है, इमेज। इसका लेंस जो है एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, यानी कि प्रकाश सुग्राही मतलब जो लाइट को अच्छे से ग्रहण कर सके, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो समझ गए होंगे, यानी कि जो भी लेंस होता है वो लेंस जो फोकस कहाँ पे करेगा, लेंस जो फोकस उसका रेटिना पर करेगा, या फिर यानी इसको दूसरा हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो आप रेटिना ही याद कर लीजिए, इंग्लिश में एक ही नाम। फिर क्या है, प्रकाश एक जो है पतली झिल्ली से होकर नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो अभी हमने चित्र में देखा था, एक ऊपरी हिस्सा जो था ऐसे उभरा हुआ हिस्सा था, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परितारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो परितारिका जो हो गई उसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। और परितारिका जो होता है गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि उसको फैलाता है या फिर कम करता है, यानी कि उसके साइज को, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। और पुतली होती है, वो पुतली के उसको इंग्लिश में क्या देखा था, प्यूपिल बोला था ना। फिर पुतली यानी प्यूपिल जो होती है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव आँख में जो है प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली होती है। उसको जो है फैला करके या फिर छोटा सिकोड़ करके जो है प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित किया जाता है। फिर क्या है,
अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये दे रखा है कि जो अभिनेत्र लेंस होता है यानी जो देखते हैं रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आँख पे बनता है प्रतिबिंब हमारी रेटिना के ऊपर, तो वो उल्टा बनेगा पहली बात तो, और दूसरा क्या वास्तविक बनेगा यानी रियल। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि मानव आँख जो है रेटिना पर जो है, मानव आँख का जो लेंस होता है रेटिना पर जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा उल्टा और आभासी यानी कि इमेजिनरी, या फिर दूसरा दे देगा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सही आंसर ये होगा कि उल्टा और वास्तविक। तो ये फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो रेटिना है एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। तो हमने अभी देख लिया रेटिना क्या है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या है वृहत संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो प्रकाश को आसानी से ग्रहण कर सकें। फिर प्रदीप्त होने पर यानी जब उस पर चमक पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाशग्राही जो कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं यानी एक्टिव हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, यानी कि उसको जो प्रकाश का सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। ये सिग्नल क्या है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, और जो मस्तिष्क होता है वो उसको पढ़ लेता है और देख लेता है कि कैसी इमेज बनी है, क्या इमेज बनी है, और मस्तिष्क को पता चल जाता है कि सामने क्या दिख रहा है। तो ये हमने देख लिया मानव की नेत्र को। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका, और इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि रेटिना क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, प्यूपिल क्या होती है, और इसी प्रकार जो है कैसे मानव नेत्र काम करता है। चलिए अब इसी में एक और दूसरी बात आपका छोटा सा टॉपिक है आपका, वो है समंजन क्षमता। ठीक है, तो समंजन क्षमता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, समंजन क्षमता होती क्या है, समंजन क्षमता वो क्षमता होती है जिससे क्या है, जब आपने देखा होगा कभी आप उजाले से अगर अंधेरे में आते हैं तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका लेंस होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होता है, तो उसके बाद जो है उसको एडजस्ट करता है अपने, जो वहाँ का जो लाइट होती है उसके अनुसार एडजस्ट करता है उसको, उसके बाद जो है वो देखने का प्रयास करता है। तो इसी जो लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि जो लेंस की वक्रता है उसी में जो चेंजेस किए जाते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अभिनेत्र लेंस यानी कि जो लेंस आपकी आंख में लगा होता है कि वक्रता में कुछ सीमाओं तक जो है पक्षमाभी पेशियां कौन सी होती हैं, जो सिलरी मसल्स होती हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलरी मसल्स। तो हिंदी में अगर नाम ना याद हो तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। तो जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूपांतरण किया जा सकता है, यानी कि उनको जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा मात्रा में कर सकते हैं। जो लेंस होता है यानी अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता में जो परिवर्तन होता है, यानी जो उसकी वक्रता का मतलब ये गोला है नेत्र का, उसमें जो है छोटा करना गोले को और गोले को बड़ा कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि मालूम है आपको जितनी वक्रता त्रिज्या होगी इसकी उसी के अनुसार ही तो आपका जो फोकस होता है, क्योंकि हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है, मान लो अगर ये कुछ दूरी है तो फोकस कहाँ पे होगा, इसके बीच में होता है एकदम मध्य बिंदु पे। तो यही लिखा हुआ है, इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं यानी कि नॉर्मल टाइम पे होती है, शिथिल होती हैं एकदम है, तो अभिनेत्र लेंस कैसा होता है, तो अभिनेत्र लेंस जो होता है पतला हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन यानी जब शिथिल होगी पेशियां, जो मांसपेशियां हैं वो सिलरी मसल जो है शिथिल होंगी, उस समय जो है लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और इस प्रकार की जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो क्या हो गई, पहली कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली, जब नेत्र कैसा है, शिथिल है, और तो हम उसको कहाँ तक देख सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। फिर जब आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं यानी कि पास में रखी हुई कोई वस्तु होती है, तब क्या होती है, पक्षमाभ पेशियां यानी जो सिलरी मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाती हैं जी। इससे क्या होता है, जो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ऐसे में अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है।
इससे हम क्या है निकट रखी वस्तुओं क्या करते हैं स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो हमने देख लिया कि जो सिलरी मसल्स होते हैं कैसे जो है लेंस की जो फोकस दूरी है उसको जो है परिवर्तित करते हैं वो। अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, अतः अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, आप समंजन क्षमता की परिभाषा को देख लेते हैं। अतः अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो लेंस होता है उसकी क्षमता यानी कि को अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट लिख रखा है, एक सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से जो है अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को क्या करता है, सुस्पष्ट देख सकता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो मानव नेत्र होता है वो कितनी दूरी, अधिकतम दूरी तक देख सकता है, तो अनंत तक, ध्यान रखिएगा, अनंत तक, हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, यानी कि अनंत से आने वाले प्रकाश को भी हम देख सकते हैं। और कम से कम कितना दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कोई वस्तु अगर रखी है तो वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ये किसके लिए बात हो रही है, एक सामान्य नेत्र, यानी जो अच्छा नेत्र है, जिसमें कोई भी बीमारी नहीं है। फिर नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस यानी जो लेंस होता है वो क्या होता है, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी हो जाती है, उसका नाम है मोतियाबिंद, और इंग्लिश में बोलते हैं कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट अगर हो जाता है किसी को तो उसका जो लेंस होता है क्या हो जाता है, दूधिया और धुंधला होता है। अब ऐसे में अगर दूधिया और धुंधला हो जाएगा तो मानव को जो है उसको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या, उसका ऑपरेशन के माध्यम से जो है सही समय पे ऑपरेशन अगर होता है तो उसका मोतियाबिंद का इलाज संभव है, लेकिन वरना नहीं तो उसकी जो रोशनी है हमेशा के लिए जा सकती है। अब देख लेते हैं मानव के जो नेत्र हैं उसमें कुछ होने वाले जो प्रमुख रोग हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। और उन जो रोगों का उपचार देख लेते हैं कि कैसे उन रोगों को जो है दूर किया जा सकता है। तो पहला आपका दे रखा है निकट दृष्टि दोष। तो पहला दे रखा है निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब देखिए यहाँ पे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए जो लिखा हो वो वहाँ की चीज़ दिखाई देगी और दूसरी चीज़ यानी कि दूर की चीज़ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे निकट लिखा हुआ, इसका मतलब देखो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, निकट हो सकता है, दूर हो सकता है, ठीक है। तो निकट का दिख रहा है तो इसका मतलब दूर का नहीं दिखेगा, यही तो हुआ मतलब। तो जो यहाँ पे लिखा हो याद करने, क्योंकि बहुत लोग जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या होगा, किस में क्या दिखाई देगा। तो शॉर्टकट इसका याद करने का यही तरीका है, निकट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिखेगा। और फिर दूसरा जो होता है दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसको नज़दीक का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और दूर का दिख रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान है कि जो यहाँ पे लिखा होता है वही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। अब ये कारण क्या होते हैं इस रोग के, तो पहला क्या, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि लेंस का गोलाई जो है बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। हमने अभी देखा जब गोलाई बढ़ती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी घट जाती है। फिर लेंस की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 3 बिंदु होते हैं इस रोग होने के कारण है ये। फिर इस कारण जो इसके कारण होता क्या है, इस कारण इस बीमारी के कारण होता क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बन जाता है। यानी कि रेटिना है और रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो मान लो यहाँ पे रेटिना है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस हो जाएगा। और वास्तव में प्रतिबिंब कहाँ पे फोकस होना चाहिए था, प्रतिबिंब को यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, रेटिना के ऊपर। तो ऐसे में क्या होगा, अब हम किसी ऐसे लेंस का यूज़ करेंगे जो इसकी किरणों को फैला दे, यानी कि अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। तो यही है कि इस रोग का अगर उपचार करना है, निवारण करना है, तो उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का यानी कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष, इनके दोष के लिए जो है कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष है उसको, यानी कि मायोपिया है उसको, तो अवतल यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला आपका कौन सा दे रखा है, अगला आपका रोग है वो दूर दृष्टि दोष है, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है।
तो हाइपरमेट्रोपिया में एक होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दूर, दूर का मतलब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही लिखा हुआ, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण देख लेते हैं। पहला कारण क्या है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, वहाँ पे लेंस की गोलाई बढ़ती है, यहाँ पे लेंस की गोलाई कम हो जाती है। फिर लेंस की जो फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर लेंस की क्षमता क्या है, यहाँ पे घट जाती है। तो ये हो गया इसके कारण। फिर इस रोग के निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि मान लो ये रेटिना है, मान लो यहाँ पे रेटिना है, तो प्रतिबिंब बनना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन बनता कहाँ एक्चुअली में, बनता है इसके पीछे, यानी ऐसे यहाँ पे बनता है। तो हमको ऐसे लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो यहाँ पे फोकस को बनाए। तो इस रोग के निवारण के लिए जो हम उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपको आप समझ में आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दूर दृष्टि में दोष में क्या होगा या फिर निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको तरीका बता दिया है कैसे उसको याद करना है। अब अगली जो बीमारी है वो बीमारी है किसकी, वो है जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता जो होती है उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेस्बोपिया, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गया प्रेस्बियोपिया, और इस ये मुख्य रूप से जो है वृद्धा यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होती है। तो जरा दूरदर्शिता जो है वृद्धावस्था के कारण जो है आँख की जो सामंजस्य क्षमता घट जाती है, यानी कि समय के साथ क्या होती है, जो मानव होता है उसकी आँख की जो सामंजस्य क्षमता होती है, समंजन क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है, या फिर समाप्त हो जाती है, या फिर समाप्त हो जाएगी। जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ना तो उसको दूर का दिखाई देता है यानी दूर की वस्तु, और ना ही निकट की ही वस्तु देख पाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमको जो रोग का निवारण करना है, यानी कि अगर इस ऐसा रोग है तो उसको दूर करने का क्या उपाय होना चाहिए, तो द्विफोकसी लेंस यानी कि बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोनों प्रकार के उसमें लेंस होते हैं, यानी अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं तो उनका चश्मा का आधा हिस्सा दिखाई देगा आपको मोटा दूसरे टाइप का दिखाई देगा, और आधा हिस्सा आपको दूसरे टाइप का दिखाई देगा। तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग, जब दूर का देखना होगा उसको तो क्या करेंगे, अवतल लेंस को यानी कॉनकेव लेंस से देखेंगे वो, और जब नज़दीक का देखना होगा तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं वो। तो इसी को बोलते हैं द्विफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस। तो ये हमने देख लिया मानव के नेत्र को आज, और इसके जो है प्रमुख जो रोग होते हैं उनको देख लिया। अब देख लेते हैं अगला जो टॉपिक हमारा है वो है आपका सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो इससे भी प्रश्न आता है, अब बहुत ही सरल प्रश्न आता है, या तो सूत्र पे आधारित न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर क्या है इसकी थ्योरी से पूछ लिया जाता है। तो माइक्रोस्कोप की जो प्रमुख बातें हैं हम उनको देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, कैसे काम करता है ये। देखिए तो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सरल आवर्धक यानी कि सिंपल मैग्निफिकेशन। ये करता क्या है, ये छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो छोटी वस्तुएं अगर देखना है आपको, बहुत ही सूक्ष्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, तो उनको देखने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो सरल आवर्धक अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी जो है कम फोकस दूरी। तो पहली बात यहाँ फैक्ट क्या निकल के आया है, यहाँ पे जो लेंस यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, कम फोकस दूरी का यूज होता है, का एक अभिसारी लेंस होता है, यानी कि ये कौन सा है, उत्तल लेंस है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस ही तो होता है। तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे यूज होता है। फिर इस प्रकार के लेंस को सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग करने के लिए जो है लेंस को बिंब का मतलब क्या होता है, जो वस्तु होती है जिसको देखना है हमको, तो बिंब के निकट उसके एक फोकस दूरी अथवा उससे कम दूरी पर रखा जाता है। यानी जो मान लो लेंस है इसका, सॉरी ऐसे बनाते हैं, लेंस मान लो तो इसकी फोकस दूरी मान लो यहाँ पर है, तो या तो वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी या फिर जो इसके बीच में यानी कि फोकस दूरी से कम रखी जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी के बाहर नहीं रखी जाएगी वस्तु, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तथा लेंस के दूसरी ओर जो है नेत्र को लेंस से सटा कर रखा जाता है, यानी जो देखने वाली देखा जाता है यानी नेत्र है आँखों से के माध्यम से वो यहाँ पर सटा के देखेगा एकदम आँखों को यहाँ से, तब वस्तु दिखाई देगी। और इसकी जो आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं कि वस्तु जो होती है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो अगर जो है
m की इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1+d/f। यहाँ पे d क्या होता है, d होता है जो 25 सेंटीमीटर होती है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो है निकट की दृष्टि होती है, यानी जहाँ पे कम से कम वस्तु रखी होगी वहाँ तक वो देख सकता है स्पष्ट रूप से। तो आपने पढ़ा होगा डी की वैल्यू हमेशा हम 25 रखते हैं, क्योंकि एक सामान्य आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आसानी से देख सकता है सही तरीके से। फिर m इक्वल टू d/f होगा। ये कब होगा, ये कंडीशन तब होता है जब प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और इसमें क्या है, प्रतिबिंब अनंत पे नहीं बनता है तब 1+d/f लिखते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, वो अनंत पे बनेगा। तो जब अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे बोलेगा कि प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन रहा है तो उसकी लेंस की क्षमता ज्ञात की जाए, कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, यानी कि m ज्ञात करना है हमको। तो वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे d/f का। और वहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर ये देता है कि प्रतिबिंब अनंत पे नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1+d/f का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुत ही सरल है, इसमें बस कुछ ही खास चीज़ें थी, वो फैक्ट था वही याद कर लेना है आपको। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा अगर, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। अगला देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही अक्ष पर जो है दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। फिर जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे अभिदर्शक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है उधर जो लेंस लगेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिदर्शक लेंस बोलेंगे। और जो आंख के समीप है होता है उसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर जो अभिदर्शक लेंस यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका है उसका द्वारक जो है यानी अपर्चर जो होता है, मुख्य व्यास जिसको बोल सकते हैं हिंदी में दूसरा नाम द्वारक, यानी कि ये कितने आकार का है वो, तो इसको बोलते हैं अपर्चर, यानी कि जो इसका व्यास होता है, लेंस का जो व्यास होता है उसी को बोलते हैं अपर्चर। तो यही लिखा हुआ है, जो द्वारक है अभिनेत्र लेंस का की अपेक्षा छोटा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो अभिदर्शक लेंस का जो द्वारक है वो क्या करेगा, अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अभिदर्शक लेंस का द्वारक मान लो आपका हो गया, उसकी फोकस मतलब उसका f मान लेते हैं FO हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा FE हो जाएगा, दोनों फोकस दूरी हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे में क्या बोला उसने, अभिदर्शक लेंस का जो द्वारक होता है अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है, यानी कि अभिनेत्र का जो है बड़ा होगा, यानी कि ये इस टाइप से ऐसे होगा, नहीं सॉरी ये होगा FE बड़ा होगा FO छोटा होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, FE की जो फोकस दूरी है वो अधिक है FO के कंपेयर में। तो यही ध्यान रखिएगा, जो अभिदर्शक लेंस है उसका द्वारक जो है अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। तो FO जो है वो छोटा है और FE जो है वो बड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है वो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा होता है कंपाउंड इसको माइक्रोस्कोप में। फिर आगे क्या दे रखा है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये दे रखा है कि जो नेत्रिका है, नेत्रिका यानी कि जहाँ से देखते हैं, जहाँ जिस साइड हम आँख से देखते हैं, और अभिदर्शक यानी जो ऑब्जेक्टिव साइड होता है में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है उतनी ही अधिक होती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हम यहाँ से मिला हमें कि जो फोकस दूरी होनी चाहिए दोनों ही लेंसों की, जो यानी FO है और FE है, यानी कि उनकी जो फोकस दूरी है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब इसके आगे हम चल के इसके सूत्रों को भी देखेंगे जो आगे मैंने लिख रखे हैं। और अब हम देख लेते हैं अगला जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेलीस्कोप दे रखा है। तो टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट आपके है परीक्षा की दृष्टि से, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो टेलीस्कोप में देखिए क्या होता है, आप देखे होंगे टेलीस्कोप ऐसे, तो एक लेंस इधर लगा होता है एक लेंस इधर लगा होता है, और ये क्या होता है दूर यानी दूर रखी वस्तु को देखने के काम आता है, इसीलिए इसका नाम ही है दूरदर्शी। जैसे कोई चंद्रमा को किसी को देखना है तो उस दूरदर्शी का इस्तेमाल करेगा वो। तो वही लिखा हुआ, इसमें दो लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी जो है नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे जो FO है वो ग्रेटर देन है क्या, FE से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे आंख बनी हुई है यहाँ से, यानी देखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव
वो लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस हो गया और ये कौन सा हो गया, आई लेंस हो गया। तो यहाँ पे जो है FO की जो फोकस दूरी है वो ज़्यादा होगी, FE की जो फोकस दूरी होगी वो कम होगी। तो वही लिखा हुआ है, इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक इधर लगा होगा और एक इधर लगेगा, और दोनों कौन से होंगे, उत्तल लेंस ही होंगे। फिर अपदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है, यानी इसकी जो फोकस दूरी की बात कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो, वो दूरी जो है नेत्रिका लेंस यानी आई लेंस से अधिक होती है। तो FO इज ग्रेटर देन FE। तो इस वाले में ध्यान रखिएगा, दूरदर्शी वाले में यानी कि टेलीस्कोप वाले में FO जो होगा बड़ा होगा FE से, और कंपाउंड वाले में हमने देखा था क्या था, उसमें FE जो था वो बड़ा था FO से। तो ध्यान रखिएगा ये अंतर दोनों में है। फिर आगे देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अधिक द्वारक का होता है, यानी कि उसका अपर्चर होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है, यानी कि जिसका जो आगे का क्षेत्र होगा यानी अपर्चर होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, ताकि जो बाहर से आने वाला प्रकाश है वो ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर आ सके। फिर अगर दूरबीन के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है हमको, तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला दे रखा है, इस पे आधारित जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बहुत इजी है, बस क्या करेंगे आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, यानी टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यानी M = होता है बीटा अपान अल्फा। अब बीटा यहाँ पे क्या होता है, बीटा जो होता है प्रतिबिंब जो होता है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है आपको जो इमेज क्रिएट कर रहा है, यानी कि जो बना रहा है इमेज को, उसका और नेत्र, यानी कि मान लो कोई ये एक वस्तु है और उसका इमेज बन रहा है और यहाँ पे कोई आँख है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इस वाली वस्तु से, यानी कि जो इमेज से बनेगा एंगल, उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, और जो वस्तु के साथ बनाता है एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। तो इसी का अनुपात ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बीटा अपान अल्फा हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो FO अपान FE, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी है बटा जो आई लेंस है उसकी फोकस दूरी है। तो वही लिखा हुआ है, बीटा = प्रतिबिंब द्वारा, यानी कि जो इमेज बन रही है वो नेत्र पर आंतरिक कोण है, कितना एंगल का कोण बना रहा है वो। फिर अल्फा क्या है, बिंब द्वारा, यानी जो वस्तु होती है वो नेत्र पर आंतरिक कोण कितना कर रही है। FO तथा FE जो क्रमशः अपदृश्यक तथा अवनेत्रिका की जो फोकस दूरियां होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और आई लेंस हो गया, उनकी क्या है, फोकस दूरियां हैं ये। तो बहुत ही आसान है आपको। अब यहाँ पे देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये जो है, यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसके लिए जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो अगर इसकी क्षमता का अगर फॉर्मूला निकालना होता है तो क्या होता है, ME, यानी कि जो आपका जो आई लेंस होता है उसकी जो आवर्धन क्षमता और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी आवर्धन क्षमता, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, M = होता है, यहाँ पे होता है L अपान FO, यानी कि लेंथ है L, क्या होती है, L इन दोनों के फोकस बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी जो FO हो रहा है और FE हो रहा है, इनके फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो L मानी जाती है, और इंटू D और बटा क्या हो जाएगा, FO इंटू FE। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हो गया, और जो इससे पहले हमने देखा था वो किसके लिए था, टेलीस्कोप के लिए था। तो ये कुछ फार्मूले रहे, इस पे ही आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि पूछे नहीं गए हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन हमको आगे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, और वहाँ पे आएगी वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो पूछेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो बताना है हमको आवर्धन क्षमता M की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे L दे रखा होगा, D तो हमको पता होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, FO दे रखा होगा, FE दे रखा होगा, तो वैल्यू सारी पुट करके इसको हल कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, उससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। तो ये रहा आपका जो है फिजिक्स में हमने आज देख लिया, ह्यूमन आई को देख लिया, ह्यूमन आई के बाद जो माइक्रोस्कोप को देख लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लिया, साथ में जो है आपका जो दूरदर्शी होता है उसको भी देख लिया हमने, टेलीस्कोप को भी देख लिया। तो आपका ये फिजिक्स का ये वाला पार्ट जो हमारा पूरा हो गया, जो लाइट का पार्ट है। तो अब तक जो हमने फिजिक्स में जो है 2 पार्ट पूरे किए हैं, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा कर लिया, दूसरी यूनिट कौन सी पूरी की है, लाइट पूरी कर ली हमने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें क्या हम करंट को देखेंगे। अब नई यूनिट हम पढ़ेंगे करंट के, और उसके बाद हम एक और यूनिट बचेगी, क्या होगी वो, मैग्नेट की। तो फिजिक्स में 2 यूनिट अभी बाकी हैं, उनको बहुत ही जल्दी हम देख लेंगे।
तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जो करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप ACS के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप CG ACS के, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8860558530। तो इस पे जो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और CG ACF के जो पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।